वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कि किस तरह से हम लोग अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्प्ले आउट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने ये सीख लिया लास्ट सेशन में कि किस तरह हम लोगों ने अपना डाटा को पुट करना है। अब इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों ने डिफरेंट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किस तरह से लगाने हैं। हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था आखिरी पॉइंट वो ये था कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज को जो है वो डिस्कस किया था। हम लोगों ने थोड़ा सा रिमाइंडर करवा दूं, हम लोग एनालाइज पे गए थे, हम लोग डिस्क्रिप्टिव पे गए थे, फिर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक किया था और यहाँ पर आकर हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स को ऐड किया था। जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट, क्वालिफिकेशन, एज ग्रुप, ऑक्यूपेशन एंड रेंज ऑफ द सैलरी। अच्छा, एक बात यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को और भी बताता चलूं कि आप लोगों को यहाँ पर मेजरमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सॉरी मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। इसकी जो मेजरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ वेरिएबल्स की मेजरमेंट, अगर आप लोग वेरिएबल्स की मेजरमेंट यहाँ पर स्केल रखेंगे तो वो आप लोगों को जो आप लोगों के न्यूमेरिक्स हैं वो में भी जो है वो ठीक तरह से शो ना करें। तो यहाँ पर जिसकी जो कैटेगरी है, अगर वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो यहाँ पर नॉमिनल या ऑर्डिनल में से हम लोग जो है वो रखेंगे। जहाँ पर हम लोगों को कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करना होगा तो वहाँ पर ऑर्डर और ऑर्डिनल, और जहाँ पर हम लोगों का नॉमिनल होगा स्केल, जहाँ पर हम लोग को स्पेसिफिकली ऑर्डर नहीं फॉलो करना वहाँ पर हम लोग नॉमिनल स्केल को यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एनालिसिस को दोबारा से कर लेते हैं जनाब। हम लोगों ने किया था फ्रीक्वेंसीज पे गए थे और हम लोगों ने ये किया था। अब हम लोग स्टेटिस्टिक्स पे गए थे, स्टेटिस्टिक्स पे जाकर हम लोगों ने इसको कंटिन्यू करके ओके किया था। तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह से आए थे। हमने कहा जनाब हम लोग ये फर्स्ट टेबल को छोड़ रहे हैं, हम लोग सेकंड टेबल पे आ रहे हैं कि हम लोगों को फ्रीक्वेंसी जो आप लोगों ने पार्ट अपने थीसिस में ऐड ऑन करना है वो क्या है कि आप लोगों ने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फिर आप लोगों का जो 4.1.1 जो कॉलम बनता है वो बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग सेपरेटली अपने हर एक चीज को ऐड ऑन करते हैं। जैसे यहाँ पर जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट है तो आप लोग लिखते हैं, आप लोग ये टेबल वहां पर ऐड करते हैं और उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट ऐड करते हैं। इसी तरीके ये सारे टेबल ऐड करने के बाद आप लोग जब इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि इन दिस एनालिसिस, ठीक है जी, इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट द नंबर ऑफ मेल रिस्पोंडेंट आर 331। ठीक है, कहां से पता चला? इस टेबल ने हमें बताया। और इस टेबल को किसने बताया? हम लोगों ने जो डाटा पुट किया उसी के अगेंस्ट ये जो है वो एनालिसिस रन हुआ। फिर फीमेल की तादाद है, इसी तरीके से क्वालिफिकेशन, एज ग्रुप, और यहाँ पर देखें तो ये सारी की सारी चीजें डिटेल में बता रहा है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा, अभी हम लोगों ने चार्ट्स को नहीं कहा था करने को, अभी हम लोगों ने जस्ट इसको ये कहा था कि आप हमें थोड़ी फ्रीक्वेंसीज के बारे में बता दें। तो अभी एज ग्रुप, ऑक्यूपेशन ऑफ द ग्रुप, रेंज ऑफ द सैलरी ऑफ द रिस्पोंडेंट, यहाँ पर हम लोगों को पता लग गया कि जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी का, ये क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोगों को अपने जो हमारे डेमोग्राफिक्स हैं उनकी डिटेल के बारे में पता चल जाए कि कितने हमारे रिस्पोंडेंट किस कैटेगरी के हैं और किन लोगों ने रिस्पॉन्स किया है हम लोगों को। अब दोबारा चलिए जरा एनालाइज पर, और हम लोग थोड़ा सा इसका जो सेकंड ऑप्शन है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज में जाकर स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन तो यूज किया था, अब हम लोग चार्ट्स का ऑप्शन यूज करते हैं। दोबारा से चले जाइए शाबाश फ्रीक्वेंसीज में, और वहां से दोबारा से आप लोग उसी फ्रीक्वेंसीज में आ जाएं और चार्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो हमारे पास 3-4 किस्म के चार्ट्स जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने चूंकि पहले क्लिक किया हुआ था इसलिए उसने शो कर दिए मुझे चार्ट, अदरवाइज वो चार्ट शो नहीं करेगा जब आप लोग इसको क्लिक नहीं करेंगे। इनमें से किसी को भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट या हिस्टोग्राम। ये दो चार्ट ज्यादातर यूज होते हैं, बार चार्ट और पाई चार्ट। हम लोग इनमें से एक चार्ट हम लोग कहते हैं पाई चार्ट, हम लोग जो है वो करना चाहते हैं। ठीक है, पाई चार्ट्स को हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे जनाब, कंटिन्यू करेंगे, पाई चार्ट पे क्लिक कर दें, कंटिन्यू कर दें, ओके कर दें, ओके प्रेस करेंगे तो आप लोगों के सामने ये आप लोगों के सामने जो है वो विंडो खुल कर आ जाएगी जिसमें आप लोगों के चार्ट्स जो है वो गिवन होंगे। अब ये क्या है? ये बेसिकली आप लोगों को ये डाटा जो है ये किस चीज के लिए है, ये आप लोगों को बताता है कि कितने, ये आप लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। अब देखें ये जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट पर जरा देखें, आप लोगों का जो जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट आया होगा जरा उसको चेकआउट करें, चेकआउट करें और इसमें देखें कि मेल का पोर्शन, मेल को उन्होंने डिनोट किया है ब्लू कलर से, और फीमेल है हमारे पास जो है वो ग्रीन कलर में। और यहाँ पर कुछ मिसिंग वैल्यूज का भी एक कॉलम आ रहा है। मिसिंग वैल्यूज से क्या मुराद है? मतलब ये है कि आप लोग भूल गए हैं, आपने वो डाटा किसी एक रिस्पोंडेंट का ऐड ही नहीं किया। आप दोबारा डाटा व्यू में जाएंगे और दोबारा चेक करेंगे कि किस रिस्पोंडेंट का डाटा ऐड नहीं हुआ होगा।
ठीक है, और वहां से आप लोग उसको ऐड कर लेंगे। समटाइम मिस्टेक हो जाती है आप लोगों से और आप लोगों का नहीं हो सकता। अब देखें आगे नीचे चलें, इससे नीचे वाला चार्ट देखें, आप लोग इसको भी अपने रिजल्ट्स के पोर्शन में डिस्प्ले करते हैं। जब आप लोग आते हैं अपने स्टेटिस्टिक्स के जो आप लोगों ने रिजल्ट और डिस्कशन का चैप्टर होता है उसमें जो सेकंड जो है वो आप लोगों ने अपने ये चार्ट्स जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं थीसिस में। ज्यादातर ये हम लोग जब आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं तो उसमें ज्यादातर यूज नहीं होते, लेकिन जब हम लोग इसकी जो थीसिस लिख रहे होंगे तो आप लोगों को इसको यूज करना है। जो आप लोग बैठे हुए हैं या जितने भी लोग मेरे साथ थीसिस वर्क कर रहे हैं उन लोगों को ये चार्ट्स जो है वो इंक्लूड करने हैं अपने थीसिस वर्क में। क्लियर है बात जी? चलें गुड। चलें जी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया कि हम लोगों ने एनालाइज पे जाके फ्रीक्वेंसीज को डिस्कस कर लिया। ये दो ऑप्शन ही यूज होते हैं, फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स और चार्ट्स का ऑप्शन, इसको हम लोगों ने जनाब डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग अपने दूसरी चीज की तरफ, दूसरे टेस्ट की तरफ चलते हैं। वो यही है, इसी से रेलेवेंट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का डिस्क्रिप्टिव्स। अब सेकंड टेस्ट हमारा क्या है? डिस्क्रिप्टिव। बेसिकली वो हम लोगों को बताएगा मीन ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को बताएगा जनाब हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन ये देगा। देख लेते हैं जनाब, यहाँ पर हम लोग अगर आप लोग इसको डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करें तो आप लोगों के सामने एक खाली ट्रे नजर आ रही होगी आप लोगों को। डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करेंगे तो ठीक है, नजर आ रही है? ओके, अब देखें इसको आप लोगों ने क्या करना है, उसी तरीके से जिस तरह से आप लोगों ने वहां पर वेरिएबल को ट्रे में सिलेक्ट करके डाला था, यहाँ पर भी ऐसे ही करें। उन्हीं वेरिएबल्स को, यानी डेमोग्राफिक्स का ही हम लोग जो है वो डेमोग्राफिक का डिस्क्रिप्टिव हम लोग मालूम करना चाहते हैं तो हम लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, कर लीजिए जी, इसको ऐड कर लें। ऑप्शंस पे क्लिक करें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप लोग इस डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पे क्लिक करके देखें, वहां पर ऑप्शन जो आप चीज देखना चाहते हैं उस पर क्लिक ऑन कर दें। मीन देखना चाहते हैं तो उसको टिक ऑन करें। स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, ये तीन चीजें और वेरिएबल लिस्ट, ये कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं और हम लोगों को बेसिकली चाहिए भी यही होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन का नजर आ रहा है, कर्टोसिस और स्क्यूनेस। कर्टोसिस और स्क्यूनेस ये नजर आ रहा है, ये डाटा की नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए यूज होता है। डाटा की नॉर्मेलिटी से क्या मुराद है और इसको किस तरह से चेक किया जाता है, इन वैल्यूज को किस तरह से देखा जाता है, इस पर एक हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग जस्ट फ्लो में चेकआउट कर रहे हैं कि इन चीजों को जो हमारे सामने आ रही है इनको भी जनाब क्लिक कर दें। डाटा नॉर्मेलिटी के लिए देख लेंगे डाटा नॉर्मल है कि नहीं है। अगर डाटा, अब वहां पर अगर डाटा नॉर्मल ना हो तो कुछ डिफरेंट टेस्ट, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल अभी इसको क्लिक कर दें। डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कर्टोसिस और स्क्यूनेस भी मालूम करना चाहते हैं। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करके आप लोग इसको ओके प्रेस कर दें। ठीक है जी, ओके प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास डिस्क्रिप्टिव कुछ अवेलेबल है। आप लोगों के पास एक डिस्क्रिप्टिव नजर आ रहे होंगे, आ रहे हैं नजर सबको? डिस्क्रिप्टिव नजर आ रहे हैं जनाब। उसमें जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट 355 वैल्यू है, मिनिमम और मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स। ये क्या बताता है? बेसिकली ये बताता है कि मिनिममली लोगों ने जेंडर, हम लोगों को पता है कि मिनिमम यहाँ 0 रखा था और मैक्सिमम 1 रखा था, ऐसे ही है। मिनिममली हम लोगों ने कहा था 0 है और 1 हम लोगों ने 0 मेल को दिया था और 1 फीमेल को दिया। फिर आगे मीन स्टैटिस्टिक्स, इन सब का मीन अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। आगे स्क्यूनेस और कर्टोसिस है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह से चेकआउट करना है। ठीक है जी, तो डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन इस तरह से है। ये वाला भी आप लोगों ने इंक्लूड करना होता है अपने थीसिस में। ठीक हो गया, ये भी आप लोगों ने क्या करना है, इंक्लूड करना है अपने थीसिस में, आपने डिस्क्रिप्टिव के वाला। ठीक है जी, दो चीजें क्लियर हो गई, फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई और डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई और डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर हो गया। अब जो मैं चीज सिखाने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बेस है आप लोगों के एनालिसिस की। तो इस चीज को बड़े गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं वेरिएबल की कंप्यूटेशन। वेरिएबल को किस तरह से कंप्यूट करना है, क्या करना है, कंप्यूट किस तरह से करना है वेरिएबल। अब कंप्यूट करने का क्या मतलब है, हम लोग सम लेकर डिवाइड करते हैं तो वो बड़ा मुश्किल सा काम है। यहां पर थोड़ा सा आसान, एसपीएसएस ने हम लोगों को बहुत आसान काम कर दिया। चलें उसको देखते हैं कि किस तरह से करना है। जो लोग जूम पे अवेलेबल हैं, अगर वो देख रहे हैं साथ साथ तो वेल एंड गुड, साथ साथ आप लोगों को ये लेक्चर भी मिल जाएगा। लेकिन अपने पास अगर पॉइंट नोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
चलें जी आगे चलते हैं। तो ट्रांसफॉर्म एक ऑप्शन है, देखिए जरा ट्रांसफॉर्म एक ऑप्शन नजर आ रहा है आप लोगों को। ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, जहां पर मेरा कर्सर है इस पर क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें तो आप लोगों को सामने नजर आ रहा है फर्स्ट पे कंप्यूट वेरिएबल, कंप्यूट वेरिएबल। अब हम लोगों ने कंप्यूट वेरिएबल करने हैं। कंप्यूट वेरिएबल का मतलब क्या है ये समझ लीजिए पहले, ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो कि ये क्यों करने जा रहे हैं। अब देखिए हमने कहा था हमारा एक वेरिएबल है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हमारा AI जो है क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये AI जो है यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके आगे 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन से मिलकर ये एक वेरिएबल बना था। अब हम लोग जब एनालिसिस की तरफ जाएंगे ना, तो हम लोग को पूरा वेरिएबल टेस्ट करना है। हम लोग इंडिविजुअल भी कुछ चीजें चेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस की भी चेक कर सकते हैं, जब हम लोग फैक्टर लोडिंग वगैरह देखते हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप लोगों के लिए जो चीज जरूरी है समझना कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को 6 के 6 क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, उनका क्या ले लेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे। कैसे वो कंबाइन होंगे, वो फिर उन 6 की वैल्यूज मिलकर एक वैल्यू बना देगी। हम लोग उसी एक वैल्यू को आगे यूज करेंगे अपने एनालिसिस में। समझ आ गया आप लोगों को कि किस तरह करना है। ये जो AI1 से लेकर AI6 तक जो 6 क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इन 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या करना है, कंबाइन करना है। और कंबाइन करके एक वैल्यू, कंबाइन वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी। हम लोगों ने उस कंबाइन वैल्यू को क्या करना है, यूज करना है, कंप्यूटेड वैल्यू को यूज करना है फर्दर एनालिसिस के लिए। ठीक है, चलें सीख लेते हैं जनाब किस तरह से करेंगे। आप लोग करेंगे तो आप लोगों के सामने ये नजर आ रहा होगा, ये खाली स्क्रीन नजर आ रही होगी आप लोगों के सामने। अब आप लोगों ने इसको कैसे करना है देखिए जी, सिंपली आप लोग यहां पर देखें, आप लोगों को इस तरह से नजर आ रही होगी स्क्रीन। अब आपने अपना पहला वेरिएबल कंप्यूट करना है। कंप्यूट करने से पहले एक बात सोच लीजिएगा, कंप्यूटेशन से पहले एक बात को गौर कीजिएगा कि जनाब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को कंप्यूट करना है। इसको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को, उन वेरिएबल्स को कंप्यूट करना है जिन वेरिएबल्स का हम लोगों का जो स्केल हम लोगों ने रखा है, इंटरवल और ऑर्डिनल की बजाय जहां पर हम लोगों ने स्केल यूज किया है मेजरमेंट में, ठीक है, वो हमारे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। तो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के लिए क्या करना है, हम लोगों ने वो यूज करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पहले वेरिएबल की तरफ। हमारा पहला वेरिएबल था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम लोग यहां पर लिख लेते हैं टारगेट वेरिएबल में हम लोगों को नाम लिखना होगा, उसका उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा, ताकि हम लोगों को अंदाजा हो सके कि किस वेरिएबल की कंप्यूटेशन हो चुकी है। चलिए जी लिख लेते हैं यहां पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग। अब यहां पर भी स्पेस को वो नहीं करेगा, आप लोगों को अंडरस्कोर देना पड़ेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। या आप लोग इस तरह इसको लिख लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोग लिख लें AI कंप्यूटेड, AI और आगे नीचे दें आप लोग उसको अंडरस्कोर दें और फिर आगे लिखें कंप्यूटेड। तो इससे आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि ये वाला वेरिएबल जो है वो ये कंप्यूट हो गया। ले जी टारगेट वेरिएबल में AI कंप्यूटेड लिख दिया। अब हम लोगों के पास न्यूमेरिक एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं। अगला कॉलम जो हमारे पास शो हो रहा है वो हो रहा है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन का शो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों के सामने जरा लेफ्ट पे देखेंगे तो हमारे पास, सॉरी राइट पे देखेंगे तो हमारे पास फंक्शन ग्रुप के नाम से कुछ आ रहा है, फंक्शन ग्रुप्स के नाम से कुछ आ रहा है। यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर दें। ये बेसिकली क्या है, ये आप लोगों को, अगर आप लोग मिनिमम मीन मालूम करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है, ये सारे के सारे फार्मूलाज अवेलेबल है बेसिकली। ऑल पे क्लिक करें। ऑल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे एक बहुत से शो होने शुरू हो जाएंगी, फंक्शंस एंड स्पेशल वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड स्पेशल वेरिएबल। अब आपने क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है, किसी भी वेरिएबल आपने लिखना है, एम प्रेस करना है, एम प्रेस करना है और मीन को ढूंढना है, मीन को, मीन को, या वैसे कर्सर से मूव करें नीचे जहां पर एम नजर आ रहा हो उसमें मीन आपने ढूंढना है। ठीक है, मीन ढूंढने के बाद उसको डबल क्लिक करना है। जब आप मीन को डबल क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये उसमें न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में आप लोगों के सामने एक चीज आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, इसने फॉर्मूला लगा दिया है। अब आपने क्या करना है जनाब, अब आपने यहां से ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं इनको रिमूव करना है
क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर दें जो उस ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप पहला क्वेश्चन AI1 को क्लिक करेंगे, अपने जो आप लोगों के टाइप्स एंड टेबल में मौजूद है AI1 उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह जो ऑप्शन है इंटर करने का, इसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों के उस एक्सप्रेशन में, उस ब्रैकेट में वो वेरिएबल चला जाएगा। चला गया, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमा डालना है, उसके बाद क्या करना है, कॉमा प्रेस कर दें। उसके बाद अपना दूसरा वेरिएबल डालें AI2, ये भी आ गया। फिर अपना तीसरा वेरिएबल डालें AI3, ये भी आ गया हमारे पास। फिर कॉमा, फिर हमारे पास AI4 कॉमा, फिर AI5 कॉमा और AI6, ये लें जी। ये हमारे पास हम लोगों ने इसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में डाल दिया। अब इसको करें जी ओके, ओके प्रेस करें। यहां तक क्लियर होगी बात। आप करें जी ओके, ओके करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब कैसे पता चलेगा, चले जरा अपनी दोबारा उसी स्क्रीन पे जहां पर डाटा ऐड किया हुआ है और डाटा व्यू पे चले जाएं। डाटा व्यू पे आ जाएं जी दोबारा, शाबाश। अपनी दूसरी स्क्रीन पे आए और डाटा व्यू पे आए। डाटा व्यू पर आकर सबसे एंड पे चले जाएं। ये AI कंप्यूटेड के नाम से आपको एक वेरिएबल शो हो रहा होगा लास्ट पे, सबसे एंड पे चले जाएं, शाबाश। अपने कर्सर को एंड पे ले जाएं, बिल्कुल आखिर पे जहां पर MU5 M1 M2 M3 4HO MU5 पे एंड पे देखें तो AI कंप्यूटेड का नाम शो हो रहा है। ये वो बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कंप्यूटेड वेरिएबल हमारे सामने उसने कंप्यूट करके हम लोगों को दे दिया है। और आप लोगों को चलो ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, AI कंप्यूटेड हमारे सामने मौजूद है। इसी तरीके से सिमिलर वे में दोबारा से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। हमने हर एक जितने हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है सबके सबको हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सबके सबको इसी तरीके से कंप्यूट कर लेना है। आप क्या क्या करेंगे, यहां से इसको रिमूव करेंगे। दूसरा वेरिएबल हमारे पास फॉर्म इमेज है तो हम लोग करेंगे फॉर्म FI और अंडरस्कोर करेंगे कंप्यूटेड, ठीक है जी। ये करने के बाद यहां से इन सब को रिमूव कर देंगे। यहां से आप रीसेट कर लें, मैं सिर्फ आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए कर रहा हूं। आप लोग रीसेट करके दोबारा से वैसे मीन पे जाना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने अभी आपको किया वैसे भी आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, F1 पे क्लिक करेंगे, दोबारा ऐड करें। F2 पे क्लिक करेंगे, ऐड करें। F3 पे एंड F4 पे, ठीक है। ये सिलेक्ट नहीं होंगे इकट्ठे, अगर आप लोग सिलेक्ट करना चाहेंगे तो इकट्ठे सिलेक्ट नहीं होते, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस है SPSS की तरफ से, ठीक है। तो F1 F2 F3 एंड F4 क्लिक ओके, प्रेस ओके। तो हमारे सामने एक और वेरिएबल जो है वो कंप्यूट होकर आ गया। इसको भी चेक कर लें, आप लोगों के पास FI कंप्यूटेड वेरिएबल है। ले जी, ये सेकंड टास्क है कंप्यूटेशन ऑफ द वेरिएबल। सिमिलर वे में आपने बाकी भी अपने वेरिएबल को कंप्यूट कर लेना, ठीक है जी। ये सबसे मेजर चीज है क्योंकि इसी के बेस पर हम लोगों ने, अब हम लोगों ने जो एनालिसिस लगाने हैं ना, हम लोगों ने इन्हीं के बेस पे लगाने हैं, ठीक है। ये कंप्यूटेड वेरिएबल्स को लेना है, हम लोगों ने अलग-अलग वेरिएबल्स को कंसीडर आउट नहीं करना फिलहाल, हम लोगों ने कंप्यूटेड वेरिएबल्स को कंसीडर करना है। अब जरा आ जाए दोबारा से एनालाइज में। जब आप लोगों ने अपना डाटा पुट करना है उसके बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने वेरिएबल कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आना है जनाब दोबारा से अपने, हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव एनालाइज में आ जाए। एनालाइज में आके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आए और हमारे पास फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर, फ्रीक्वेंसीज और डिस्क्रिप्टिव हम लोगों ने कर लिया था। एक्सप्लोर का ऑप्शन मौजूद है, ये बहुत कम यूज होता है लेकिन फिर भी हम लोग, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली बता देता हूँ क्या है। एक्सप्लोर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एक्सप्लोर के ऑप्शन पे जाएं, शाबाश, क्लिक करें एक्सप्लोर को। अब यहाँ पर एक आ रहा है डिपेंडेंट लिस्ट, ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। डिपेंडेंट लिस्ट और एक आ रहा है फैक्टर लिस्ट और एक आ रहा है केबल केस बाय। डिपेंडेंट लिस्ट में हमेशा, डिपेंडेंट लिस्ट में हमेशा कौन सा वेरिएबल डालना है, कंटीन्यूअस वेरिएबल डालना है। कौन सा, कंटीन्यूअस वेरिएबल डालना है किसमें, डिपेंडेंट लिस्ट में। ले जी, और कंटीन्यूअस वेरिएबल जो कंप्यूटेड कंटीन्यूअस वेरिएबल है वो डालना है, जो आप लोगों ने क्या किया हुआ है, कंप्यूट किया हुआ है। ले जी आ जाए, ये ले जी AI कंप्यूट किया था, एक वेरिएबल AI हम लोगों ने यहां पर एंटर कर दिया। अब फैक्टर लिस्ट में क्या डालना है, फैक्टर लिस्ट में बेसिकली हम लोगों ने डालना है कोई भी अपना डेमोग्राफिक वेरिएबल। एक्सप्लोर बेसिकली ये कहता है कि
कितने जो इंफॉर्मेशन है यानी मेल या फीमेल के बारे में हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो कितने लोगों ने उसके बारे में इन्फॉर्म किया है, कितने इनमें से मेल थे जिन्होंने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोगों को बात की, या कितने उनमें से किसका कितना रिस्पॉन्स है, ये चीजें बेसिकली ये बताता है। अच्छा, हम लोग देखते हैं एक हम लोग इसमें से जेंडर को ऐड कर लेते हैं एज अ फैक्टर लिस्ट में, ठीक है। अब हम लोग स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे, स्टेटिस्टिक्स में जाके डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, इसको कुछ नहीं कहेंगे। प्लॉट्स में जाएंगे और प्लॉट्स में जाकर आप लोगों का स्टीम एंड लीफ के नाम से हो रही होगी, ओरिजिनली स्टीम एंड लीफ के नाम से वो क्लिक हुई होती है, आपने उसको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद हिस्टोग्राम्स, हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं बेसिकली, ये आपको ये भी एक ग्राफिकल फॉर्म में बेसिकली आप लोगों को बताते हैं कि आपके रिजल्ट्स के बारे में। उसको क्लिक करेंगे और साथ में फिर बस ओके प्रेस करें, तो आप लोगों के सामने कुछ स्क्रीन शो होगी जिसमें आप लोगों के साथ पास एक्सप्लोर का डेटा जो है वो गिवन होगा। यहाँ पर केस प्रोसेसिंग समरी में देखें, AI कंप्यूटेड वेरिएबल में मेल 331, फीमेल इतने हैं, और उसने जो है आप परसेंटेज उसकी कैलकुलेट करके दे दी, हम लोगों को नंबर दे दिए। और यहाँ पर देखें तो AI कंप्यूटेड का मेल के साथ इन दोनों का आपस में जो मीन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम मैक्सिमम, हर एक चीज उसने सेपरेटली इन दो वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब मेल और फीमेल दोनों का सेपरेट बता दिया कि अगर मेल के साथ उसकी चेकआउट किया जाए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ उसका क्या है और फीमेल का क्या है। फिर यहाँ पर कुछ हिस्टोग्राम भी हम लोगों को शो कर दी है, ठीक है, हिस्टोग्राम, और फिर हमारे पास ये शो कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, AI कंप्यूटेड में ये हिस्टोग्राम है हमारे पास, इसमें हमारे पास कुछ जो है वैल्यूज जो नीचे नजर आ रही हैं, ये तो एक बेल सी बनी हुई है ना, एक बेल सी डाटा नॉर्मलिटी की बात होती है, ये खैर इसमें आप लोगों का कोई ज्यादा नहीं है, अभी जो आप लोगों के BS के स्टूडेंट हैं आप लोगों को ज्यादा सीखना नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप लोग देखते हैं 81 आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और ये सारे के सारे क्या है, ये आउटलेयर्स हैं। आउटलेयर्स का मतलब होता है इनको हम लोगों ने रिमूव करना है, ये हमारे फ्लो में से निकल गए हैं, उस बेल में से निकल गए हैं, इनको ये डाटा की जो इसको अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो हमारी नॉर्मलिटी की वैल्यू जो है वो ठीक हो सकती है, डाटा नॉर्मल। खैर, ये जी एक्सप्लोर का ऑप्शन है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। ले जी, अभी तक जो हम लोगों ने सीख लिया कि डाटा को एंटर किस तरह से करना है, डाटा को फर्स्ट जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थे वो हम लोगों ने तीनों सीख लिए, साथ में हम लोगों ने वेरिएबल कंप्यूटेशन सीख ली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, अगली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों को पता होना चाहिए, अक्सर आप लोगों को शिकायत होती है कि हमारे जो क्वेश्चनर्स हैं वो कोई देखकर फिल नहीं करता, ऐसे रैंडमली फिल करते हैं, ठीक है। कोई जिसने देखा है ना 5 5 5 5 पे क्लिक कर दिया, जिसने देखा 2 2 2 2 1 1 1 1 इस तरह क्लिक कर देते हैं, ये होता है ना अक्सर। अब आप किस तरह से इस चीज को चेक कर सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चनर जो आपका डाटा है वो वैलिड है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। रिलायबिलिटी एनालिसिस उसके लिए यूज होता है। कौन सा एनालिसिस? रिलायबिलिटी एनालिसिस आपको यूज कर बताता है कि बेसिकली आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी रिलायबिलिटी कितनी है, ठीक है, कैसी है, क्या वो रिलायबिलिटी ठीक है, क्या वो इतने रिलायबल हैं कि हम लोग उसको फर्दर प्रोसेसिंग फर्दर टेस्ट में लेकर जाएं या ना लेकर जाएं, ठीक है। वो अभी आप लोगों ने भी जो डाटा कलेक्ट किया उसका भी हम लोगों ने क्या करना होगा, रिलायबिलिटी एनालिसिस करना है। ले जी, उसको रिलायबिलिटी एनालिसिस इस फाइल में करना सिखा देता हूं मैं आपको। एनालाइज में जाएंगे जनाब, एनालाइज में जाएंगे आप लोग, ठीक है, उसके बाद स्केल में जाएंगे, यहां पर नीचे ऑप्शन आ रहा है एनालाइज और उसके बाद स्केल का ऑप्शन आ रहा है। स्केल में चले जाएं, स्केल में जाएंगे तो फर्स्ट एनालिसिस आ रहा है रिलायबिलिटी एनालिसिस, ठीक है जी, क्लिक कर दें रिलायबिलिटी एनालिसिस पे। रिलायबिलिटी एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये विंडो शो होगी। अब आपने क्या करना है, आपने कंप्यूटेड वेरिएबल की रिलायबिलिटी चेक करनी है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि हम लोग कंप्यूटेड वेरिएबल की, लेकिन इससे पहले आप लोगों को इसका थ्रेशोल्ड पता होना चाहिए इसमें कि कितना हो तो वो ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर ये इस लेवल पर आ गया तो हम लोग कहते हैं ये कि ठीक है। अगर आपके सारे क्वेश्चनर 70% की रिलायबिलिटी दे रहे हो, 70% रिलायबल हो, ओवरऑल उनकी रिलायबिलिटी 70% हो और इंडिविजुअल लेवल की रिलायबिलिटी भी 70% या अबव हो, हम लोग उस क्वेश्चनर को, उस डाटा को रिलायबल कंसीडर करते हैं।
तो हम लोगों ने रिलायबिलिटी की कितनी रखनी है 0.70, मतलब 70% अगर होगा डाटा तो हमारा रिलायबल होगा। 70% क्या, क्रोनबैक अल्फा की वैल्यू। अभी इसको रन करते हैं तो पता लगेगा। आ जाए जी नीचे, जो कंप्यूटेड वेरिएबल आपने किए हुए हैं, अभी सारे नहीं किए, हम लोगों ने सिर्फ 2 किए हैं, तो हम लोग इन्हीं 2 को लेते हैं। 2 को हम लोगों ने ऐड कर देना है। नहीं जी, कर दिया ऐड। कंप्यूटेड वेरिएबल को ऐड कर दें अपने ट्रे में। चलें, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में आ जाए, जरा स्टैटिस्टिक्स में आ जाए। यहां पर आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। अब आपने इसमें से सिर्फ और सिर्फ स्केल इफ आइटम डिलीटेड का वर्ड जो है उसको सिलेक्ट करना है। स्केल इफ आइटम डिलीटेड, इसका भी मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको आइटम को अपने स्केल में से डिलीट कर दें तो इसकी रिलायबिलिटी पर कितना इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम लोगों को वो चीज बता देती है। ठीक है, अच्छा जी, कंटिन्यू करें इसको। कंटिन्यू करने के बाद ओके प्रेस कर दें। ओके जी, कंटिन्यू किया, ओके प्रेस किया, तो हमारे पास रिजल्ट शो हो गए। अब देखें जी, ये जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, अब देखें, अब सबसे पहला आप लोगों को रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स नजर आ रहा होगा, वो है आप लोगों का, चलिए इसको देखें, रिलायबिलिटी एनालिसिस का। आप जरा उसको दोबारा से करके देख लें। एनालाइज पे जाएं, स्केल पे जाएं, रिलायबिलिटी पे जाएं और उसको दोबारा से करके देखें। अच्छा जी, जरा देखिए रिजल्ट्स को पहले देख लें। रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट देखें जी। यहां पर एक वैल्यू ऊपर लिखा हुआ नाम क्रोनबैक अल्फा, क्या लिखा हुआ जी, क्रोनबैक अल्फा। उस क्रोनबैक अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 0.501। अगर ये वैल्यू 0.70 से, मोस्ट ऑफ द रिसर्चर कहते हैं कि 0.70 से अबव होनी चाहिए, लेकिन सोशल साइंसेज में 0.60 से अबव भी कुछ रेफरेंसेस अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों की वैल्यू मोस्ट जो ऑथेंटिक वे है वो ये है कि 0.70 से एटलीस्ट जो है वो बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आपका डाटा 70% तक तो कम से कम रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है 0.501। इसका क्या मतलब है कि डाटा रिलायबल है। यहां तक दो सिचुएशन में 2 वेरिएबल की बेस पर डाटा रिलायबल नहीं है। डाटा रिलायबल, ओवरऑल डाटा की रिलायबिलिटी कम है। ठीक है, अब देखें, अगर देखें तो आइटम टोटल स्टैटिस्टिक्स नीचे वाला कॉलम, अब ये तो ओवरऑल उसने बताई है। अब जरा नीचे आके देखेंगे तो आप लोगों को AI कंप्यूटेड और FI कंप्यूटेड अलग-अलग भी बता रहा है। इन दोनों वेरिएबल्स की, सिर्फ दोनों वेरिएबल्स की कितनी आ रही है, तो देखें तो वो आ रही है जनाब, स्केल वेरियस इफ आइटम डिलीटेड और करेक्टेड आइटम टेबल कोरिलेशन। हम लोगों ने देखा है स्केल वेरियस इफ आइटम डिलीटेड, तो फर्स्ट की आ रही है जनाब 0.617 और सेकंड की आ रही है 0.462। किस वेरिएबल की कम आ रही है, FI कंप्यूटेड की, फर्म इमेज कंप्यूटेड की रिलायबिलिटी क्या आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने ये कंसीडर करना है कि जनाब इन दोनों की रिलायबिलिटी ठीक नहीं है। हम लोगों को मजीद आगे जाने के लिए पहले हम लोगों को या तो रिस्पॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे, या हम लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा है हम लोगों को देखना पड़ेगा अपनी डाटा व्यू में, डाटा फाइल में, कोई क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है जिसका आंसर जो लोगों ने ऐसे रैंडमली दे दिया है। ठीक है, ऐसे कोई किसी लोगों ने 111111 पे क्लिक किया होता है, उससे रिलायबिलिटी खराब हो जाती है आपको। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको देख लेना है, उसको चेक करके दोबारा से कंप्यूट वेरिएबल करके उसको देख सकते हैं, या डाटा को बढ़ा के रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए डाटा को थोड़ा और इंक्रीज कर लें। अगर 200 का डाटा है तो 250 करके देख लें, 220 30 करके देख लें। ठीक है, इससे भी आपकी रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों को जो पता होना चाहिए वो क्या है, आपने 2 चीजें देखनी है रिलायबिलिटी में। कौन सी 2 चीजें देखनी है, फर्स्ट देखनी है टोटल आइटम रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में क्रोनबैक अल्फा की वैल्यू देखनी है। क्रोनबैक अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.520। ये कितनी होनी चाहिए 0.70 से अबव होनी चाहिए। अगर 0.70 से अबव है तो हम लोग कंसीडर करते हैं इट्स गुड, इट्स रिलायबल, डाटा इज रिलायबल फॉर फर्दर एनालिसिस, डाटा रिलायबल है फर्दर एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब और इसके बाद हम लोगों ने देखनी है इंडिविजुअल वैल्यूज। इंडिविजुअल वैल्यूज स्केल वेरिएंस इफ आइटम डिलीटेड की वैल्यूज 0.617 और 0.462 है, ये भी अबव होनी चाहिए किससे 0.70। अगर ये ज्यादा है तो डाटा रिलायबल है, आप फर्दर मूव कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप फर्दर मूव नहीं कर सकते। ले रहे हैं यहां तक, ले जी। इसी से मिलता जुलता एक टेस्ट कि हमारा डाटा रिलायबल है कि नहीं है, एक और टेस्ट करते हैं।
ठीक है, एक और टेस्ट हम लोग देख लेते हैं जिसमें हम लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे पास डाटा रिलायबल है कि नहीं। स्केल से जरा ऊपर चलिए, वही एनालाइज पे जाएं, एनालाइज पे जाएं और डाटा रिडक्शन पे जाएं। एनालाइज पे क्लिक करें और डाटा रिडक्शन पे क्लिक करें स्केल से ऊपर। उसके बाद फैक्टर पे क्लिक कर दें, उसके बाद करें फैक्टर पे क्लिक, हो गया। चलें, फैक्टर पे क्लिक करने के बाद यहां पर भी आपको दो ट्रेज नजर आ रही हैं। इन ट्रेज में से भी आपने क्या करना है जनाब, उन्हीं कंप्यूटेड वेरिएबल्स को आपने ऐड करना है। क्या करना है, कंप्यूटेड वेरिएबल्स को ऐड करना। अब दो वेरिएबल्स को ऐड कर दें, दोनों वेरिएबल्स जो आपने कंप्यूटेड वेरिएबल्स किए हुए हैं उनको ऐड कर दें। अच्छा, ये आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस की भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटेड की देखनी है, इंडिविजुअल की भी देख सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चन की भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसको आप लोगों को थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप लोग क्वेश्चनर बना रहे होते हैं, क्वेश्चनर डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन किसी दूसरी डायमेंशन में लेके जाना हो, देखना हो कि रिलायबल है, ये दूसरा आइटम डिस्कार्ड करना हो, ठीक है, वो खुद ब खुद ये एनालिसिस कर देता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इनिशियली पता होना चाहिए चीजों का कि ये होता क्या है। ये भी आप लोगों के एनालिसिस का पार्ट का हिस्सा बनेगा जब आप लोग एनालिसिस रन कर रहे होंगे अपने थीसिस के लिए। ले जी, अब हम लोगों ने क्या करना है जनाब, डिस्क्रिप्टिव्स पे जाएं, ये ठीक है सब कुछ। यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है केएमओ एंड बार्टले टेस्ट। ये केएमओ एंड बार्टले टेस्ट ऑफ, ये देखिए इस पे क्लिक करना है आपने। डिस्क्रिप्टिव में जाके, डिस्क्रिप्टिव में जाएं और कोरिलेशन मैट्रिक्स के सबसे एंड पे केएमओ पे टेस्ट टिक कर दें, केएमओ एंड बार्टले टेस्ट पे कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद आपने एक्सट्रैक्शन पे जाना है। इसको, ये बिल्कुल ठीक है, इसको हम लोगों ने नहीं इसको चेंज करना। रोटेशन पे जाना है, तो रोटेशन में आपने वेरीमैक्स करना है, वेरीमैक्स रोटेशन, रोटेशन इज वेरीमैक्स, वेरीमैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसको कंटिन्यू कर देना है और हम लोगों ने इसको ओके कर देना है। ठीक है जी, कंटिन्यू करेंगे और ओके कर देंगे। ले जी, आप लोगों के सामने है फैक्टर एनालिसिस। ये भी आप लोगों को डाटा की रिलायबिलिटी के बारे में, आप लोगों की डाटा के कितना रिलायबल है बता रहे हैं। अब केएमओ की वैल्यू सबसे पहले देखनी है। फैक्टर एनालिसिस में क्या देखना है, केएमओ की वैल्यू देखनी है। केएमओ बार्टले टेस्ट क्या कहता है, ये उस पर्सन का नाम है जिसने ये टेस्ट जो है वो बनाया था, उसने बार्टले ने, तो उसने इसका नाम जो है वो केएमओ बार्टले टेस्ट रखा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंस वैल्यू को आपने देखना है। यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.005 से कम है, कितने से, 0.005 से, तो फिर तो ये डाटा है गुड, फिर तो ये ठीक है। फैक्टर एनालिसिस ये कह रहा है कि आपके दोनों फैक्टर फिट हैं फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग की जरूरत नहीं है, और इसमें जो डाटा है वो भी क्या है, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस ये हम लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखें तो किससे कम होनी चाहिए, 0.05 से कम होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.000। इसका मतलब है ये तो रिलायबल है। ये फैक्टर एनालिसिस हम लोगों को बता रहा है कि ये हमारा डाटा ठीक है, हमारे जो फैक्टर्स हैं वो ठीक लोड हो रहे हैं और अपनी ही डायमेंशंस में लोड हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स बेसिकली इसलिए बनाया था, अगर हमारे सारे वेरिएबल्स होंगे तो वो शो करेगा रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स को भी। वो बेसिकली ये बताता है हम लोगों को कि जनाब आपका कोई अगर कोई फैक्टर, आपका कोई अगर डायमेंशन है, वो अगर किसी दूसरे में लेकर जानी है, किसी एक वेरिएबल की डायमेंशन या क्वेश्चन दूसरे में लेकर जाना है, तो उसको किस तरह से लेकर जाया जा सकता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसमें यही चीज देखनी है। ठीक है जी, अब आपने इसमें क्या देखना है, अगर कंपोनेंट मैट्रिक्स पे देखें, कंपोनेंट मैट्रिक्स में 0.818 और 0.818 वैल्यूज शो हो रही है कंपोनेंट मैट्रिक्स में, इसकी वैल्यू भी 0.60 से अबव होनी चाहिए, तो ये रिलायबल कंसीडर होता है। तो यहाँ पर वैल्यूज अबव है, तो आप लोगों ने इसको करना है कि फैक्टर्स जो है वो फैक्टर लोडिंग में बिल्कुल दुरुस्त है, और इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये जनाब आप लोगों के टेस्ट हैं जो कि रेलेवेंट किसके हैं, सारे के सारे रेलेवेंसी इनकी किसके साथ है, आप लोगों की डाटा की रिलायबिलिटी के रेलेवेंट है। ठीक है, डाटा रिलायबल है, डाटा को जो आपने जो क्वेश्चनर यूज किया है वो ठीक है, क्या वो इतना है सही कि हम लोग फर्दर जो हमारा एक्चुअल प्रोसेस है हम लोग उसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये टेस्ट कर लिए और हमारे टेस्ट ये ठीक आ गए, डायग्नोस्टिक टेस्ट ये ठीक आ गए, हम लोग फिर आगे फर्दर मूव करेंगे। अगर ये ठीक नहीं आते
तो मूव करेंगे दोबारा से क्वेश्चनर की थोड़ी सी, हम लोग उसको थोड़ा सा मजीद उसके सैंपल को इंक्रीज करेंगे या एटसेट्रा। जी आज के सेशन तक, आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो जाए आप लोगों के लिए, इसलिए आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह कल का जो सेशन होगा हमारा वो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी चीजें, कोरिलेशन मैट्रिक्स और रिग्रेशन एनालिसिस, जो आप लोगों की बेस है, जिसकी बेस पर आप लोग अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट आउट करेंगे कि हमारे हाइपोथेसिस रिजेक्ट होते हैं या जो है वो फेल टू रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल उसकी डिस्कशन करेंगे। अब तक आज जो हम लोगों ने किया काम उसकी ब्रीफ सी समरी फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने डाटा को एंटर करना सीखा, डाटा की, उसके बाद हम लोगों ने इसके डाटा एनालिसिस की तरफ आए। डाटा एनालिसिस में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव सीखा, उसमें डिस्क्रिप्टिव में हम लोगों ने क्या सीखा, फ्रीक्वेंसीज सीखी। फिर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पे आए, फिर हम लोगों ने इसके जो एक्सप्लोर पे आए, फिर हम लोग गए अपनी वेरिएबल कंप्यूटेशन की तरफ, फिर हम लोगों ने रिलायबिलिटी एनालिसिस किया और फिर हम लोगों ने फैक्टर एनालिसिस किया। तो कल का सेशन इंशाल्लाह होगा। अभी एक सेशन दोबारा है, ज्वाइन कीजिएगा काइंडली, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग उसमें एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने जूम पे जो है वो किया। थैंक यू सो मच।